Good evening to everybody. Today, after a long time, I got a nice opportunity. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से एक वीडियो डाल सकता हूँ और हमारे जितने भी किसान भाई एपीओ को लेके काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आज हम एपीओ के बारे में कुछ जानकारी देंगे और किस तरह एपीओ का हिस्ट्री शुरू हुआ, या फिर बात कर सकते हैं कि ये एपीओ आया कहाँ से, या फिर बात कर सकते हैं कि सबसे जो बड़ा बात आज करना है वो है कि किस तरीके से हमारे भारत में 40 तरह का, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में 40 प्रकार का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में उत्पादन को लेकर, खेती का उत्पादन को लेके ही हमारा उत्पादक संगठन बनाया, एपीओ जिसे बोला जा रहा है, किसान उत्पादक संगठन, उसको बनाया जा रहा है। अभी भारत में मैं ये बताना बार बार बता रहा हूँ कि हम भारत में 40 प्रकार के उत्पादक संगठन बना सकते हैं। अभी अगर देखा जाए, जो कि मैंने एक लिस्ट करके रखा है, कहीं ना कहीं उत्पादक संगठन अब ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा रहा है कि किसान उत्पादक संगठन, जो कि सबसे बड़ा एक र्यूमर है, वैसा नहीं है। पहली बार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एफपीओ का नाम आया था पॉलिसी गाइडलाइंस, एसएफएसी के द्वारा पहली बार जो गाइडलाइन बनाया गया था, वो गाइडलाइन में पहली बार एसएफएसी के डॉक्यूमेंट पे, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, उस डॉक्यूमेंट में पहली बार जो प्रोसेस गाइडलाइन आई थी, वो ग्रीन कलर की बुक एक आई थी, लॉन्च हुई थी 2013 में वो बुक लॉन्च हुआ था। तो पहली बार वो बुक में एपीओ का नाम लिया गया था। उसी दिन से हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी अधिकारियां हैं, वो समझते हैं एफपीओ। हालांकि सिर्फ खेती ही नहीं, खेती को छोड़ के भी और दो सेक्टर है जहाँ पे हम उत्पादक संगठन बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास को जाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतिहास पीछे जाएंगे, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन, जो आपका हम जाति संघ बोलते हैं, हमारा बहुत सारे देश वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, नियम बनाते हैं कि किसे देश चलाया जाएगा, क्या नीतियाँ रहेगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहेगा। तो जनरल असेंबली 1992 में एक हमारा कोऑपरेटिव को लेके एक उनका रिजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि रिजोल्यूशन नंबर है 47/90। ये 1992 का बात है। उस समय में सारा देश, जितना भी देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक चीज पे सहमत हुए थे कि हम बदलते हुए परिवेश के साथ, बदलते हुए बिजनेस परिवेश के साथ, बदलते हुए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिस उस जमाने में जो परिवर्तन इकोनॉमिक के स्तर में होता था, उस बदलते हुए अर्थनीति को लेके सारे देश अपना कोऑपरेटिव में आवश्यक हिसाब से आइन में, कानून में बदलाव लाएंगे, ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का सहयोग ले सके। इसके चलते हुए अगर देखा जाए तो भारत सरकार की एक कमिटी गठन हुई थी, और ये कमिटी गठन किया गया था 99 में। और ये जो कमिटी गठन हुआ था, उस जमाने में कमिटी डॉक्टर वाई के आलागा, जो कि एक कांग्रेस सरकार की एमपी थे, उनके ज़माने में ये बना था, उनके नेतृत्व में ये बना था। और ये बना था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जिसको आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स बोलते हैं। उस समय में ऐसा कुछ था कि वहाँ पे उस समय में था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, एंड वहाँ पे था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जिसमें एक कमेटी बनाया गया था कि उसको बोलते हैं डॉक्टर वाई के अलगा कमेटी का एक रिपोर्ट मैं देख के बता रहा हूँ। और वो कमेटी का नाम था हाई पावर्ड कमिटी फॉर फॉर्मेशन एंड कन्वर्सन ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस इनटू कंपनीज।
इसमें दो उद्देश्य था, किस तरीके से कोऑपरेटिव जैसे स्ट्रक्चर को, कोऑपरेटिव जैसे उत्पादक संगठनों को हम कंपनीज एक्ट में बनाएं और किस तरीके से एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव्स को कंपनीज एक्ट में बदलें, उसके साथ किस तरीके से ये संस्थाएं बनाई जाए कि कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल ना टूटे। अगर ये रिपोर्ट को आप को ध्यान से देखेंगे, जो कि मार्च 2000 में सबमिट हुआ था ये रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा गया है कि बदलते हुए इंटरनेशनल माहौल के देखते हुए बहुत सारा नियमों के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ा। जिस समय में यूनाइटेड नेशंस में ये भी बोला गया कि किस तरीके से भी सारे देश अपना इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बदलते हुए माहौल में कोऑपरेटिव में भी बदलाव लाइए, कोऑपरेटिव लॉ में बदलाव लाइए। इसी को देखते हुए डेनमार्क जैसा देश ने अपना कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को कंपनी लॉ में मिलाया। वहाँ पे चलता है कॉरपोरेशन लॉ, तो कोऑपरेटिव को डेनमार्क ने क्या किया, कॉरपोरेशन लॉ में लाया। जैसे हम यहाँ पे कंपनी लॉ बोलते हैं, कंपनीज एक्ट बोलते हैं, उसको देखे हुए स्विट्जरलैंड ने भी अपना कोऑपरेटिव लॉ को परिवर्तन किया और कॉरपोरेट मॉडल में लाया। उसको देखते हुए जिम्बाब्वे जैसे देश ने उसने चेंज कर दिया और बोला कोऑपरेटिव कंपनी एक्ट, वो एक एक्ट बना दिया। सब देशों ने एक ही चीज़ किया, कोऑपरेटिव एक्ट, कंपनी एक्ट का हाइब्रिड मॉडल बनाया। उतना ही नहीं, 1995 में फार्मर कंपनी एक्ट श्रीलंका जैसे देश ने बना दिया। तो श्रीलंका जैसे इतना सा देश अगर नियम में परिवर्तन ले आया तो भारत के देश के लोग कहाँ पीछे बैठेंगे। और ये तो जरूर हमारे आईएएस लोगों को मिर्ची लगा होगा कि भाई हम भी कुछ कमेटियाँ बनाते हैं, जरूर कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। तो 99 में ये हाई पावर कमेटी बनाया गया, डॉक्टर वाई के अलगा जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, तो उनके नेतृत्व में कमेटियां बनाई गई और कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट किया कि नहीं, हमारे भारत में हम भी कोऑपरेटिव में कंपनी का मिश्रण करेंगे। उसके लिए ये रिपोर्ट सबमिट हुआ और उसी रिपोर्ट के साथ एक बुद्धि पैदा हुआ जिसको बोला जाता है प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट, पीसी एक्ट। कहीं पे भी पीसी एक्ट में फार्मर वाला शब्द नहीं लिखा गया है। हम सब लोग बोल रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एक्ट में कहीं पे भी फार्मर वर्ड नहीं लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है उत्पादक। उत्पादक का शब्द इस्तेमाल हुआ है। उत्पादक का अंग्रेजी वहाँ पे लिखा गया है प्रोड्यूसर। और हमारा इकोनॉमी को देखा जाए, हमारा अर्थनीति को देखा जाए, हमारा देश का नीति को देखा जाए, कोई भी देश का नीति को देखा जाए, तीनों स्तर रहता है हर इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक उत्पाद जो निकालता है वो प्राइमरी सेक्टर में रहता है। हमारे प्रेडिसी एक्ट में बार बार बोलना चाहता हूँ, फार्मर वर्ड नहीं है। हालांकि अब आते हैं किस किस सेक्टर में ये प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट लागू होता है, या फिर हम उत्पादक कंपनी के नियम में हम उन लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं बताया 40 प्रकार के उत्पादक कंपनी हम बना सकते हैं हमारा भारत में। तो थोड़ा यहाँ पे मैं एक फाइल खोल रहा हूँ, तो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ है। सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को लेके, या जमीन जिसका है या फिर जमीन जिसका नहीं है, उनको लेके ही उत्पादक संगठन बनाने का बहुत ही जोर से प्रयास हो रहा है, जिसको 10,000 सेंट्रल सेक्टर स्कीम में से कुछ कुछ बोला जा रहा है। मगर हाँ, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट जो कि प्रपोज किया गया था वाई के कमेटी के द्वारा, वाई के अलग कमेटी के द्वारा मार्च 2000 में, वो लागू हुआ 2002 में, एनेक्ट हुआ, संवैधानिक रूप से काम शुरू हुआ 2003-04 के तरफ। आज हम 20 साल हो गया 2023 में, या ज़्यादा 20 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी हम पीछे हैं, अभी भी उसको इम्प्लीमेंट करने में हम पीछे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉ बना था किन किन व्यक्तियों के लिए बना था। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई किसान हो या पे कोई आर्टिसान हो, आर्टिसान मतलब
दो तरह का चीज आता है। हैंडलूम जो हम बुनकर होते हैं, हाथ में बुनाई करते हैं या छोटा छोटा मशीन से बुनाई करते हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, उनको लेके भी हम उत्पादक कंपनियां बना सकते हैं जो क्राफ्ट इंडस्ट्री में है। चलिए मैं एक लिस्ट पढ़ता हूं कहां कहां तक काम हो गया है। अगर देखा जाए, खेती को देखा जाए, तो उत्पादन को लेके हॉर्टिकल्चर हो गया, जिसे हम बोलते हैं उद्यान खेती हो गया, आपका मछली का हो गया, आपका गाय भैंस को लेके हो गया, उनके ऊपर तो उत्पादक, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, उसके पास में तो एफपीओ हो रहा है। फ्लोरिकल्चर को लेके भी एफपीओ बन रहा है, हॉर्टिकल्चर को लेके एफपीओ बन रहा है, पीसीकल्चर मछली के उत्पादन के ऊपर एफपीओ बन रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे एफपीओ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बन रहा है। उसके बाद मधुमक्खी के ऊपर भी स्पेशल एफपीओ बन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर स्पेशल एफपीओ बन रहा है। और उतना ही नहीं, ये सब सर्विसेज प्रदान करने वाला कंपनी, सिर्फ उत्पादन ही नहीं, ये क्लियर कट लिखा गया है। अगर मानिए कोई किसान के गोष्ठी ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने को आप इच्छुक हों, आज सर्विस मॉडल में जाना चाहे, तो वो भी उत्पादक कंपनी खोल सकते हैं। या फिर कोई भी बाई प्रोडक्ट जो इन सेक्टर में है, खेती में बाई प्रोडक्ट का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी आराम से कर सकते। जैसे दूध का हम देख रहे हैं, पनीर घी सब करके वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं, वो चीज़ है। तो चलिए आलोचना करते हैं, ये जो बोला जा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? कल को अगर हैंडलूम्स वाले बनाए, हैंडलूम्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स बनाए, हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, महिलाओं को लेकर बनाओ, वुमेन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में 40 प्रकार के उत्पादक संगठन बन सकता है, जैसे कि क्लॉथिंग के ऊपर, हैंडलूम्स के ऊपर, या फिर मानिए हैंडलूम्स के सेक्टर में कोई सपोर्ट सिस्टम देना चाहता है, कोई मानिए कोई जिनिंग फैक्ट्री बनाना चाहता है, वो भी बना सकते हैं, वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, मानिए कल जैसे कि एक कंपनी रंग सूत्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है, जो कि बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है। सिलाई का मशीन डाल के रखे हैं, वो सिलाई का ऑर्डर्स ले रहे हैं, सिलाई करके दे रहे हैं। ये सर्विस मॉडल, हैंडलूम्स के सेक्टर में सर्विसेज का मॉडल। उतना ही नहीं, वो उसका भी बाई प्रोडक्ट्स निकलता है हैंडलूम सेक्टर में, वहाँ पे भी उत्पादक संगठन बन सकता है। अगर हम क्राफ्ट्स में आए, ये तो गया हैंडलूम सेक्टर, अगर हम क्राफ्ट्स में आए, वुड वर्क्स, जैसे लकड़ी का जितना काम होता है, वुड वर्क्स में भी लकड़ी को लेके काम, लकड़ी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मानिए ऐसा लोग हैं जो आज भी गांव में हाथ में बहुत सारे कुर्सियाँ बनाते हैं, बहुत सारे कारपेंटर का काम करते हैं। उन लोगों को लेके भी बहुत सारा ऐसे वुड में मूर्तियाँ बनती है, बहुत सारे कारुकार्य होता है जो कि काठ लकड़ी को लेके बनाया जाता है, उनको भी लेके हम एपीओ बना सकते हैं। मिट्टी का जो पॉटरी वाला काम होता है, मिट्टी के बर्तन वाला व्यक्ति को भी लेके हम उत्पादक संगठन बना सकते हैं। और चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चमड़े के ऊपर काम कर रहे हैं, बेल्ट बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं, उनको भी लेके उत्पादक संगठन बनाया जा सकता है। जूट के ऊपर जो बैग्स बनाया जा रहा है, जूट के जो बहुत सारे ऐसा काम हो रहा है, जूट का ड्रेस भी बन रहा है, जूट का जैकेट भी बन रहा है, उनको लेके एपीओ बनाया जा सकता है। और ऐसा ही इतना ही नहीं, समंदर का जो सेल मिलता है, शंख का सेल मिलता है, समंदर से जो कलेक्शन होता है, उसको भी लेके हम सी सेल बोलते हैं, उसको भी लेके उत्पादक कंपनियां बन सकता है। और ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, ब्रास मेटल जो होता है, बहुत सारे डिज़ाइन टेराकोटा आइटम जैसा बनता है जो कि ब्रास आइटम का होता है, वो हैंडीक्राफ्ट आइटम भी जा सकता है। बैम्बू का कोई हैंडीक्राफ्ट, हालांकि बैम्बू का भी उत्पादक संगठन बन रहा है, तो बैम्बू का हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बन सकता है। एम्ब्रॉयडरी, ये याद रखिए, बहुत सारे ऐसा सेक्टर एम्ब्रॉयडरी बनाने वाला काम रहता है, तो एम्ब्रॉयडरी हैंडीक्राफ्ट का एपीओ बना सकते हैं, सॉरी एपीओ नहीं, पीओ, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और वीविंग वाला, जो आप जानते होंगे बहुत जगहों में, जैसे कि माणियाबंधी उड़ीसा में है, संबलपुरी एक स्पेशल आपका वीविंग क्राफ्ट है,
चिकनकारी एक उत्तर प्रदेश का एक बहुत बढ़िया मतलब वीविंग सेक्टर का है। कारपेट बनाने वाले को व्यक्ति को लगा सकते हैं। सिल्क इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, हाँ मतलब सिल्क कपड़ों जो बना रहे हैं, बुन रहे हैं, उनको लेके बना सकते हैं। और रहा केन हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट्स, ढोकरा क्राफ्ट्स, सवाई ग्रास क्राफ्ट्स, पेपर क्राफ्ट्स, रॉक, आप आश्चर्य होंगे पत्थर को खुदाई करके जो मूर्तियां बनाते हैं उनको भी लेके उत्पादक संगठन बनाया जा सकता है। उसके बाद कांच में कारुकार्य बहुत होता है, कांच का कारीगरी बहुत है। ग्लास क्राफ्ट्स जिसे बोलते हैं, उसको भी लेके उत्पादक संगठन बनाया जा सकता है। ब्रोंज को लेके बहुत सारा क्राफ्ट्स काम हो रहा है, उसको भी लेके हम बना सकते हैं। सिल्वर के ऊपर भी हो रहा है। हमारा उड़ीसा का कटक डिस्ट्रिक्ट सिल्वर का कारुकार्य के लिए बहुत फेमस है। ये क्राफ्ट्स बनाने वालों को लेके हम उत्पादक संगठन बना सकते हैं। और टेराकोटा जो काम क्राफ्ट से, उसको जैसे कि हमारे उड़ीसा में एक जगह है पिपीली में एपिलिक वर्क बहुत होता है, जैसे हम उड़िया में चांदुआ बोलते हैं। एपिलिक वर्क्स आप नेट में सर्च कर सकते हैं, एपिलिक वर्क्स, वहाँ पे स्पेशल उत्पादक संगठन बन सकता है। विदेश में बहुत चाहिदा है। और एक है पट्टचित्र, बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं जिसे हमें उड़िया में पट्टचित्र बोलते हैं, उनको भी लेकर उत्पादक संगठन बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत जगह में बहुत कुछ अनोखा चीजें हैं जो क्राफ्ट्स में होता है, क्राफ्ट्स आइटम होता है। सारे क्राफ्ट्स के आइटम के सेक्टर में हम उत्पादक संगठन बना सकते हैं। और एक मैंने देखा कोल्हापुरी चप्पल, कोई ऐसा है क्राफ्ट आइटम है, कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाला इंडस्ट्री। अरे भाई, उनको भी लेके हम उत्पादक संगठन बना सकते हैं। किसान को लेके ही सिर्फ क्यों, उतना ही नहीं, ये चीज़ों को सर्विसेज देने वाले संगठन भी बना सकते हैं। मानिए ये संगठन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कोई ऐसा उत्पादक कंपनी बनेगा जो ये बनाने के लिए उनको हेल्प करेगा, ये बनाने के लिए उनको मार्केटिंग करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा ही नहीं सिर्फ उत्पादन के लिए बनाया जाता है, रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए भी आप स्पेशल उत्पादक संगठन बना सकते हैं, मार्केटिंग के लिए स्पेशल उत्पादक संगठन बना सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने एक लिस्ट बनाया है कितना प्रकार का उत्पादक संगठन हम बना सकते हैं। सो आई थिंक आई गॉट ए लिस्ट ऑफ 40। मैंने 40 प्रकार के उत्पादक संगठन का लिस्ट मिला। ये बहुत ही चैलेंजिंग वाला काम है हमारी भारत सरकार के लिए, हमारी सारी जो गांव में काम करते हैं, इतना सारा क्राफ्ट्स इंडस्ट्री, हैंडलूम्स इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और कृषि। हालांकि ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि सिर्फ किसानों को लेके उत्पादक संगठन नहीं बनाया जाता है, किसानों को छोड़ के भी बनाया जाता है। और जानते नहीं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जमीन का रिकॉर्ड ना दो, किसान का रिकॉर्ड ना दो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है। तो पता नहीं ये कब परिवर्तन होगा। हालांकि इसका भी रास्ता है, उपाय है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और इस बात को हमको उठाना पड़ेगा कि सिर्फ किसान को नहीं, किसान को छोड़ के हैंडलूम सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स इंडस्ट्री जितना भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारा भाई बहन उनके राज्य में क्राफ्ट्स वाले इंडस्ट्री है, उनको भी लेके सोचा जाए किस तरीके से वो उत्पादक भाई बहन को स्कीम में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।